हेलो एस्पिरेंट्स, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये हमारे प्रीलिम्स थ्रू PYQs का थर्ड लेक्चर है, 2024 का पार्ट 3। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, TFR पूछा है। TFR क्या होता है? बेसिकली जितना बच्चा एक वुमेन पैदा करते हैं अपने लाइफ टाइम में, उसको TFR बोलते हैं। ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ये है 2.1 आइडल। हमारा भी इसके आसपास ही, इसमें 2.2 2.3 के आसपास। तो इसका आंसर है डी। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप कर पाओगे। ऊपर भी जो बाकी स्टेटमेंट है वो जो दूसरी डेफिनेशन है उसको समझाया गया है बस। अगला सवाल है, NBFCs क्या LAF का फ़ायदा उठा सकती हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का नहीं, ये सिर्फ बैंक के लिए है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है, इन इंडिया FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो GSEC होल्ड कर सकते हैं? हाँ करते हैं भाई, हम भी USA के GSEC खरीदते हैं, वो भी खरीद सकते हैं हमारा। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ डेब्ट्स के लिए कर सकता है क्या? कर सकता है, क्यों रोक लगेंगे हम फाइनेंशियल मार्केट में? तो इसका आंसर है D2 and 3 ओनली। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? कौन कौन से लोग या इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बॉन्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनी करती है ये? सही बात है, करती है। पेंशन फंड, बेसिकली जो NPS होता है या जो गवर्नमेंट GPF होता है, नॉर्मल लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन मिलता है उसके लिए एक पेंशन फंड बनाया जाता है। वो पेंशन फंड बनाने वाली जो अथॉरिटी है वो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि अच्छा रिटर्न मिले और फ्यूचर में वो जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं जिनको पेंशन देना उनको पेंशन मिल पाए, चाहे सिविलियन हो चाहे आर्मी मैन हो, एक्स आर्मी मैन। तो ये लोग भी कर सकते हैं, वरना ये पैसे कहाँ से उठाएंगे? इन्वेस्ट करेंगे तभी ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ है वैसे भी। और रिटेल इन्वेस्टर, हाँ पहले अलाउड नहीं था लेकिन अभी भी कर सकते हो। ये PYQ में आ चुकी है इसमें से कुछ स्टेटमेंट, तो PYQ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन कौन है? ETF, देखिए ETF गोल्ड, ETF की और भी चीज़ें थी, न्यूज़ में अक्सर रहती थी पहले। तो ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि सारी ट्रेडिंग इसकी शेयर मार्केट में होती है, स्टॉक एक्सचेंज में होती है। करेंसी स्वैप, हाँ एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे हमारा करेंसी स्वैप ईरान के साथ था, रशिया के साथ था, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या मोटर व्हीकल, भाई ये तो सॉलिड एसेट है, टेंजिबल, और ये हर जगह आप नहीं यूज़ कर सकते, इसे बेच खरीद नहीं सकते। पता चला आप चावल खरीदने जा रहे हो, गाड़ी लेके जा रहे हो कि गाड़ी रख लो चावल दे दो, वो मना कर दिए तो ये नहीं अलाउड है। आंसर इसका 1 and 3 ओनली, डी। बहुत आसान सवाल था, बस कॉन्सेप्ट पता होगा आपको ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 45, देखिए ये नए टाइप का ट्रेंड आ गया है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन का। 4 को मैच करना है 4 से और उसमें ओनली 1 ओनली 2 पूछा गया। ये सवाल वैसे NCERT का है। NCERT जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उसका है। अगर आपको बेसिक पता होगा आप कर लोगे। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो प्राइमरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डेयरी फार्म प्राइमरी है, ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, दिस इज नॉट टर्शरी। देखो मिनरल निकालना ये प्राइमरी है, एक्सप्लोरेशन बेसिकली सर्विस बेस्ड हो गया, तो सेकेंडरी हो सकता है ये, बट प्राइमरी तो नहीं है। और थर्ड सेकेंडरी है, तो इसका आंसर होगा ओनली 2 ओनली। हालांकि UPSC इसमें इसको सही मान सकती है क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, बट जनरली टर्शरी में नहीं आता, सेकेंडरी में ही आएगा मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट जनरली कॉन्सेप्ट के हिसाब से यही आएगा। और ऐसे सवाल में है मिनरल्स और माइनिंग के बारे में पूछते हैं, वो प्राइमरी होती है। लेकिन एक्सप्लोरेशन है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी, एक्सपर्ट कंपनी कर पाएगी, तो सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। मैं सेकेंडरी से ज़्यादा जाना चाहूँगा इसमें फ़िलहाल तो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ये है ऐसा, UPSC ऑफिशियल देती वही मान जाएगा, फिर बाकी कोचिंग के हिसाब से कुछ नहीं मान जाएगा। UPSC जो इसमें जज करेगी वो माना जाएगा, लेकिन स्टिल आप मिनिमम इसके आसपास कैसे पहुंच सकते हैं ये देखिए आप। अगला सवाल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल,
जो हम लोग जनरली जो प्लेन में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। बेसिकली वो प्यूरिफाइड कैरोसिन होता है, कैरोसिन। लगभग 120-130 रुपये किलो लीटर आता है ये, ठीक है। तो पूछा गया फीड स्टॉक के तौर पे क्या इनमें से किस किस को हम यूज़ कर सकते हैं ATJ के लिए, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑल। इसको बोलते हैं अल्कोहल टू जेट फ्यूल। अल्कोहल को बेसिकली जैसे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं कैरोसिन पेट्रोल में, उसी तरह जो भी चीज़ें अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें सूप है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यू से हाँ, कौन से हाँ, किससे हाँ, वेस्ट वाटर से भी कर सकते हैं। वैसे इसमें मीथेन ज़्यादा होता है, 1 to 4 बेटर ऑप्शन होता थोड़ा सा, लेकिन ऑल है क्योंकि जनरल स्टेटमेंट थोड़ा जेनरिक है ना। कैन पूछा गया यहाँ पे, तो क्या पूछा गया इस पर डिपेंड करता है। कैन में तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना शुड के मुकाबले, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल। ये भी एक थोड़ा सा लर्निंग है। कैन जो वर्ड है कैन में, इसमें रेंज बड़ी हो जाती है, और शुड में, श्योरली में, ओनली में कम रहती है। तो आप ऐसे वर्ड आए ना तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इसको। 47, देखिए इकोनॉमिक्स के जो है ये कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स में एक ही बार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है हिस्ट्री की तरह, और कुछ पार्ट में इन्वायरमेंट की तरह, या पॉलिटी में कई सारी चीज़ें रटने वाली। तो इसमें तो रटना कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट तैयार करने में टाइम लगेगा और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। जिससे अब ये सवाल है, इस टाइप के सवाल पहले भी आ चुके हैं। कैपिटल मार्केट में क्या चीज़ होती है, मनी मार्केट में क्या होती है, कैपिटल गुड्स क्या हैं, इवन बजट में आता था ना पहले। कैपिटल गुड्स जो है, करंट गुड्स जो हैं, उसके ऊपर है। कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म होता है। और यहाँ पे बात होगी उसके साथ एक प्रीफिक्स जोड़ दिया गया है। किस टाइप का कैपिटल है ये? फार्मर प्लो, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डेली खत्म होता है, जैसे कि मान लिया कि फर्टिलाइजर हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया। तो फार्मर प्लो तो लंबे टाइम तक चलेगा ना, दिस इज नॉट वर्किंग कैपिटल। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, लंबे टाइम तक चलेगा, एक जगह रहेगा आराम से, तो फिक्स ऐसा ही है। यान यूज्ड बाय वीवर्स, भाई ये वर्किंग कैपिटल है। यान तो डेली खत्म हो जाएगा ना, जितने कपड़े बनाओगे उतना यान खत्म हो गया, जितने धागे बनाओगे तो ये गलत है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल, ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा, ओनली टू, बी। अगला सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, और ऐसे सवाल कई बार डाले जाते हैं कि चीज़ें बोरिंग ना बने, थोड़ी इंटरेस्टिंग रहे और कनेक्ट कर पाए। बेसिकली वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे सवाल इंटेंशनली इजी डाले जाते हैं उस जनरेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। पहले इसी में रॉकेट आते थे, PSLV और GSLV के बारे में, पुरानी जनरेशन में जब वो नए थे। अब इस समय मेटावर्स चला है, IT सेक्टर 5 जनरेशन चला है, उस टाइप के सवाल आ रहे हैं। इसका आंसर है मेटावर्स। सवाल क्या था? 3D वर्चुअल वर्ल्ड है, मिलियंस ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली वहाँ पे रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये तो न्यूज़ में था ना, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, स्पेशली हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगला सवाल है, बट पॉइंट ये कि इस टाइप के सवाल आ क्यों रहे हैं? UPSC एक होलिस्टिक पेपर बनाना चाहती है जिसमें टफ सवाल भी हों, इजी सवाल भी हो, मीडियम टाइप के सवाल भी हों, और थोड़े इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल भी लगें, और कुछ ऐसे भी रहें जो बहुत टफ हैं। तो बेसिकली ये जैसे लाइफ है ना, उसमें हर एंगल होते हैं, हर कलर होते हैं, उसी ये पेपर में आपको आपकी एक लाइफ को दिखाना चाहता है। ये हर टाइप के इसमें कलर है, एक ब्लैंड बोरिंग पेपर नहीं, सिंपल की स्टैटिक है, इसमें हर चीज़ रहेगा। तो ये आपके दिमाग के साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है। जिसने अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया और न उसने ठीक ठाक पढ़ाई की तो वो ये एग्ज़ाम निकाल सकता है आराम से, प्रीलिम्स तो खासकर। अगला सवाल है 49, रूल इम्पोज्ड बाय RBI while treating foreign bank consider the following step. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiary in India. सिर्फ RBI जब इस्टेब्लिश हुआ था तब भी बैंकिंग कैपिटल चाहिए था, तो अलग अलग बैंकों को क्यों अलाउड नहीं होगा? तो पूरी तरह से एब्सर्ड स्टेटमेंट है। जैसे HDFC बैंक आई तो उन्होंने कुछ वर्किंग कैपिटल लाया, SBI आई तो उन्होंने लाया था, तो इसको क्यों अलाउ करेंगे भाई? ये स्टेटमेंट गलत है।
फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड मेंबर शैल बी इंडियन नेशनल। एटलीस्ट तो होने चाहिए ना भाई 50%, उससे भी कम कर दोगे माइनॉरिटी में ही इंडियन बोर्ड मेंबर आ जाएंगे तो आप की कंट्री में जो लोग हैं उनके हितों का फ़ायदा कैसे देखोगे, उनके हितों की रक्षा कैसे करोगे। जैसे लीमन ब्रदर्स क्राइसिस हुई थी अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ जाती है, सारे बोर्ड मेंबर उसके अमेरिकन हैं, पैसे लेके भाग गई और कुछ लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया, तो कौन जिम्मेदार लेगा। इसलिए बोर्ड ऑफ मेंबर का होना इंपॉर्टेंट है, वो भी कम से कम 50% रहें ताकि उनके थ्रू आम लोगों की बातें जा पाए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे कंपनीज एक्ट में भी इसी टाइप के प्रोविजंस हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है, आरबीआई एक्ट में भी है। नॉलेज से भी हो सकता है लेकिन लॉजिक से भी ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हो कि सही है। आंसर है बी। अगला सवाल CSR फंड से रिलेटेड। देखिए CSR फंड अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। इसमें होता है कि आपकी जो इनकम है उसका 2% आप CSR देना होता है। और भी नियम है, 5,000 करोड़ कैपिटल हो, प्रॉफिट हो 500 करोड़, 2-3 नियम है इसमें। तो नियम है उसमें, ऐसा नहीं कि कुछ भी किया जा सके। तो CSR रूल डज नॉट स्पेसिफाई मिनिमम लैंडिंग एट CSR एक्टिविटी, गलत है ये, उसमें तो है ना। ठीक है, पहला है CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉय को ही बेनिफिट करेगा तो CSR कैसे हो जाएगा, तो फिर वो तो कंपनी के प्रमोशन में आया था ना। जैसे एक बार मैं BMW के CSR फंड का प्रोग्राम था, वहाँ गया था, एक कंपटीशन के थ्रू गया था। तो वहाँ पे उन्होंने जितना भी BMW को पैसा देना था CSR एक्टिविटी में, वो स्टूडेंट लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए देना था, लेकिन उन्होंने सारा खर्चा हमें बुलाया था ताज होटल में हमें बुलाया था। हम लोग वहाँ गए, सारा खर्चा उन्होंने प्रमोशन पे कर दिया। हम लोग अच्छा ठीक है, खाना वाना ये सब अच्छा मिला, लेकिन जो असल पैसा था जो ट्रेनिंग में खर्च करना था, ट्रेनिंग बस एक छोटा पार्ट था कि एक रोड सेफ्टी पे वीडियो बनानी थी, फिल्म मेकिंग, तो उसमें मैंने किया था। तो वो सिर्फ नाम का था ना, उसका ज़्यादा प्राइस किसी को मिला। सारा खर्चा इन्होंने अपने जितने भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव CEO से बाहर से वो सब आए थे उस पर प्रमोशन पे खर्चा किया। तो इनडायरेक्टली वो ऐसे मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। वैसा थोड़ी कि आप CSR के नाम पे कंपनी की और बिल्डिंग बना दी, एजुकेशन सेंटर भले लिख दिया उसमें, अलाउड नहीं है। तो इसमें अगर अच्छी चेकिंग होती तो लोग पकड़े भी जाते हैं। बट ये स्टेटमेंट सही है ये, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो ओनली 1। अगले सवाल पे हम आते हैं, 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ये USA का जो ट्रेजरी है और जो USA की जो गारंटी है उसके बारे में बात कर रहा है। बेसिकली USA वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट, होल्डर ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। गलत स्टेटमेंट है ना। आपका पैसा डूब जाएगा तो आप कोर्ट में तो कम से कम जा ही सकते हो, और जब कोर्ट में ऐसे जा सकते हो और सू करने की पावर है, अगर जो US बॉन्ड को रिडीम नहीं कर पा रहे हो तो आप US कोर्ट में जाके सू कर सकते हो कि हमने इतना पैसा लगाया था और हमें इसका रिटर्न चाहिए। तो चेक्स एंड बैलेंस तो होंगे ना। स्टेटमेंट गलत हुआ। US गवर्नमेंट बॉन्ड इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रू, तो सबके हर कंट्री के लिए है ना। USA के साथ एक और फायदा है, ये मेंस में सवाल आ चुका है, पेट्रो डॉलर्स। US डॉलर को पावर मिलती है क्योंकि इनका शुरू से लेके अब तक कंट्रोल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि ये एक मिनट, क्योंकि वो प्रोटेक्टोरेट थे सऊदी अरेबिया और आसपास की कंट्रीज़ के, जहाँ पे बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलता था। तो क्योंकि उनको सिक्योरिटी देते थे, उस कंट्री को प्रोटेक्ट करते थे, वो कंट्री ऑब्लिगेटेड थी ट्रेड करने के लिए USA की हेल्प के थ्रू, और इसलिए डॉलर था स्ट्रांग होते गया, क्योंकि US के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से डॉलर बढ़ता गया। और जो यही है, ये फेथ ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू ही बैक्ड है। इससे पहले क्या चलता था? इससे पहले चलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड्स, अलग मेटल पे बने हुए स्टैंडर्ड, जिसको पेग्ड करेंसी बोलते थे। पेगिंग क्या थी पहले? कोई सॉलिड एसेट था जिसको हम लोग डेरिवेटिव एसेट बोलते हैं, डेरिवेटिव एसेट्स। अब इनकी फेथ ऑफ द गवर्नमेंट ही है हर कंट्री में, अब यही है जनरली। तो
पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। देखिए इस टाइप के डिस्कशन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सेम सवाल नहीं लेकिन सिमिलर टाइप के सवाल वापस रिपीट होंगे और हर बार होते हैं। तो अगर अपनी ध्यान से सुन लिया, सिर्फ देखो टिक कराने बहुत सारे बुक्स भी हैं और भी कई सारे हैं जो डिस्कशन कराते हैं, बेसिकली आंसर बता देंगे। आंसर रटने से काम नहीं होगा, अगर आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या है, तब फिर आप आसानी से फ्यूचर में इस टाइप के सवाल आएंगे तो उनको कर पाएंगे, और ज़रूर आएंगे। इसलिए वर्ड्स मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान दीजिए, 2025 में भी काम आने वाला है ये। अगला सवाल है 52। शेड्यूल लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोड डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल सिंडिकेटेड लैंडिंग। सिंडिकेटेड मतलब बेसिकली कई लोगों से जुड़ा हुआ है, ये सिंडिकेट बना है। कार्टल तो नेगेटिव वर्ड है, बट सिंडिकेट है, ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, कई लोग एक आदमी को मिलके लोन दे रहे हैं, बट क्या एक आदमी को एक आदमी लोन नहीं दे सकता, या एक बैंक दे सकता है? अगर पर लोन जाता है, मान लो कि आपको 50,000 करोड़ चाहिए, अदानी को जैसे कोल माइन खरीदनी थी, 50,000 उसको करोड़ चाहिए थे, 1 अरब डॉलर चाहिए था, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसको कई बैंक्स ने मिलकर लोन दिया, क्योंकि एक बैंक के पास इतना लिक्विडिटी थी नहीं, और थी भी तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो रिस्क इसका स्प्रेड हो जाता है। तो ये सही ट्रीटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? द सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम बट कैन नॉट बी। ये हो सकता है क्रेडिट लाइन, मतलब कि पैसा हमने अलॉट कर दिया, जैसे कि 500 करोड़ रुपए अलॉट कर दिया है आपके नाम पे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप दरख्वास्त डालिएगा, पैसा लेके जाइएगा, लेकिन सारा पैसा हम एक साथ नहीं देंगे। जैसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं श्रीलंका को, कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ रॉन्ग। अगला सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यह है, इट इज़ ए सॉवरिन करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विथ मॉनेटरी पॉलिसी। सही बात है। इट अपीयर एज द लायबिलिटी ऑफ बैंक। ट्रू। हर करेंसी बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, तो वचन ही उसकी लायबिलिटी है। कोविड से पहले जो 2016 में डीमोनेटाइजेशन में हुआ था, उसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ था समझने के लिए कि करेंसी लायबिलिटी होती है आरबीआई के ऊपर या इशूइंग अथॉरिटी के ऊपर। ये इन्फ्लेशन को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, इंश्योर्ड नहीं इन्फ्लेशन कहते हैं। गलत स्टेटमेंट है पूरी तरीके से। और आपको इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अथॉरिटी वाइज कभी मत लीजिएगा आप, अथॉरिटी वाइज कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी है तो क्या पता इसमें भी कुछ मिक्स हो, करते ही कई बार, लेकिन आपको जो नॉलेज है ना आपकी और जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ना एक डेरिवेटिव एसेट है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो आप सीधे काट दे करो छोटे मोटे स्टेटमेंट को। तो पहला सही है, दूसरा सही है, और तीसरा गलत है। चौथा क्या है? इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक एंड, हाँ हर जगह यूज़ कर सकते हैं, तभी तो फिर लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा रहेगी। सर डी। अगला है 54। नाउ दिस इज अ टफ क्वेश्चन। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, पितृ मतलब क्या होता है, इसका हिंदी देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में ना, अगर आपको आपको हिंदी आती है तो आप उसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, हेल्प कर सकता है कई बार वो, खासकर क्योंकि जो वर्ड की ओरिजिन है ना, जैसे हमने बात की थी इटोमोलॉजी और वर्ड का ओरिजिन है ना, कई बार हिंट दे देता है हमको। तो जैसे ये है नया पुत्र, नया एक जगह हो सकती है, एक काम हो सकता है। पुत्र मतलब पुत्र बेसिकली जो वर्ड है ना, ये सब ये पाली वर्ड है। पाली बेसिकली नॉर्थ बिहार एरिया में बोला जाता था। अभी भी जैसे कई सारे जो बिहार के लोग होंगे उनको आर प्रोनाउंस करने में टफ आता है, क्योंकि कल्चरल पार्ट है। इवन सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इवन साउथ कोरिया में, जापान में कई सारे वर्ड ना आर नहीं प्रोनाउंस कर पाते, वो आर को एल बोलते हैं, तो जैसे कई लोग बोले कीड़ा को कीड़ा बोलेंगे, और उल्टा भी होता है।
ये इवन जापान में है। एक शो था आपका डेथ नोट, उसमें भी था, एल नाम था उसका, प्रोनाउंस अलग टाइप से कर रहे थे। तो ना पहले बात तो इससे हमें थोड़ा, अगर आपको थोड़ा सा ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हो तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप समझ जाओगे कि किस एरिया के लोग हो सकते हैं ये नायपुत्र। तो नॉर्थ बिहार में दो फेमस सी टाइप के लोग थे, जैन थे, महावीर जैन, वैशाली और आसपास एरिया में कुंडलग्राम, और गौतम बुद्ध। तो इन दोनों में से एक हो सकता है, गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। नया पुत्र शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन के थे बुद्ध, तो शाक्य मुनि भी उनको बोला जाता है, ये बात सही है। और तथागत, तथागत भी बुद्ध का दूसरा नाम है। ये कोचिंग भी है कैट की, तो आपको वहाँ पर कोचिंग किया होगा कभी, इंजीनियरिंग MBA की तैयारी की होगा तो आपको आइडिया होगा। तो ये दोनों तो नाम पता है। तो इसका आंसर 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 3 हो सकता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट ना आ रहा हो ना, तो आप 2 पे तो आ चुके हैं। अब पहले बात है, पहला सही है कि नहीं सही है, नया पुत्र। तो बेसिकली ना यूपीएससी की तैयारी में हम लोग एशियन हिस्ट्री और मेडल ढंग से पढ़ते नहीं हैं, और कई सारे सवाल आते हैं उससे, जो कि हम पूरी तरह से छोड़ के आते हैं। अगर हम थोड़ा एशियड और मेडल पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें, उसकी ऐसा और स्पेक्ट्रम पे थोड़ा मेहनत कम कर दें, क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम कई बार पढ़ लेते हैं, सवाल आ रहे हैं 5, स्पेक्ट्रम की जगह NCERT पढ़ी है, पढ़ी 2 3 बार पढ़ी, लेकिन इसको भी थोड़ा टाइम दे देंगे ना, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो जो जंत्रिका क्लैन थे ना, जंत्रिका क्लैन, वहाँ के लोगों को बोलते थे ये नाया, उनको बोलते थे। तो नाया पुत्र मतलब जंत्रिका क्लैन के पुत्र, ये बेसिकली महावीर जैन है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये फिर से नया सवाल बन सकता है। अभी तो पूछा गया, बुद्ध के रिस्पेक्ट में पूछा गया, अगली बार पूछेगा कि मैच दे देगा, जंत्रिका क्लैन से हैं महावीर जैन या न्यायपुत्र महावीर जैन, तो अगली बार हो सकता है 2 ऑप्शन जैन के हो, एक हो बुद्ध का। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, खासकर हिस्ट्री में, क्योंकि अभी के ऑप्शन नेक्स्ट अगली बार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी बहुत सारे सवाल है, मतलब सैकड़ों सवाल ऐसे हैं जिसमें से था, तो आपको बहुत ध्यान से सवालों करना है। इसका आंसर होगा बी। तो सिर्फ आंसर पे मत जाइए, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसी तरह से आपको एग्जाम में सोचना भी है। इतना डिस्कशन में टाइम लग रहा है, लेकिन सोचने में ना प्रोसेसिंग हो जाएगी, कई बार ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपको कम टाइम लगेगा। तो PYQ सिर्फ लगाना नहीं है, अपने ब्रेन को और अपने आइज़ को और अपने हार्ट को, हार्मोन्स को, एड्रेनलिन जो लगातार पंप करता है और एग्ज़ाम में हमें फोर्स करता है फाइट और फ्लाइट के लिए, उसको कंट्रोल रखना है, अपने हिसाब से यूज़ करना है उसको, तब आप आसानी से कॉन्कर कर पाओगे इस बैटल को। अगला सवाल, ये टफ सवाल है, बहुत टफ सवाल है, लेकिन मेरा ये सही था। क्यों सही था? क्योंकि मैंने PYQs बहुत अच्छे से किए थे, और ये 2021 में आया था। उस साल मैंने फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकाला था, इवन फॉरेस्ट के कट ऑफ से मेरा 5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स था, सिविल से तो 20 नंबर, ठीक है, लगभग 20। तो चंद्रकेतुगढ़, उसमें था बुर्जा होम को मैच किया था कि कौन से नेचुरल रॉकेट की, ऐसा कुछ सवाल था। बुर्जा होम नाम था एक ऑप्शन, एक चंद्रकेतुगढ़ था। तो चंद्रकेतुगढ़ के बारे में मैंने पढ़ा था, टेराकोटा उसमें मैचिंग था, लेकिन इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे पता था ये वेस्ट बंगाल एरिया में है, ना कि उड़ीसा में। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है। इनाम गांव पे भी कम से कम 5 बार सवाल आ चुके हैं। यहाँ पे जोरवे कल्चर चलता था, ये महाराष्ट्र में, चालकोलिथिक में, तो ये सही है। तो ये CDS में भी आया, अभी CDS 2024 में आया था, ये CDS 2024 में, कि जोरवे कल्चर कहाँ पे मिलता है। तो अगर उसमें किसी ने CDS वाला सवाल अच्छे से किया होगा तो उसको ये पता होता, पहला UPSC से पता था, तो हमने शॉर्ट कर लिया ना, 2 शॉर्ट कर लिया कि पहला तो गलत है, तो पहला काट दो और दूसरा सही है, तो हमारा आंसर आ गया सीधे। भाई हमें बाकी देखना ही नहीं है, देखिए सिर्फ 2 स्टेटमेंट से हमारे आंसर आ गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा शार्प रहना, फोकस रहना, बिना डरे सवाल को अटेम्प्ट करना, एक वॉरियर की तरह। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको ये वॉरियर वाला एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, वॉरियर की सोल, माइंड एक स्टोइक का, बॉडी एथलीट की बॉडी पढ़ाई में क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि आपको एग्जाम के ना 2-3 महीने पहले 12-12 घंटे पढ़ने होंगे, तो आपको फिजिकली फिट नहीं रहोगे ना, प्रोटीन इंटेक कम रहेगी, मसल कम रहेंगे, तो आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे नींद आएगी, भटूरे खाओगे नींद आएगी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइक की तरह माइंड, एकदम शांत, एकदम काम। ये काम किस लिए? आंसर को फोकस करने के लिए। बॉडी और सोल जो है वॉरियर करेगा,
तो बॉडी किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी है और डरे बिना फाइट करेगी। जैसे बैटल ऑफ बास्टर्ड था, बैटल ऑफ बास्टर्ड जॉन स्नो गेम ऑफ थ्रोन्स में, कि वो उसके सारे जितने भी दोस्त थे, जितने भी कॉमरेड थे, सारे मर गए, तो वो अकेला सामने फोर्सेस से हज़ारों की खड़ा हो गया तलवार रख के, लेट मी फाइट। फिर उसके बाद में सपोर्टिंग आ गई, लेकिन आपको वहाँ पे अगर सरेंडर कर देता तो हार जाता, शायद हार जाता, पीछे सपोर्ट भी आ जाता, लेकिन जॉन स्नो नहीं बचता। जॉन स्नो इसलिए बता क्योंकि वॉरियर की मेंटालिटी थी उसमें, कोर वॉरियर। और बहुत सारा मीम्स और मोटिवेशनल गाने बने हैं सिर्फ उस एक सीन को लेके। तो वो सीन आप देखिए, थोड़ा मोटिवेट रहिए और ये डेवलप करिए, सोल ऑफ वॉरियर। अगले पे आते हैं 56। Which of the following ruler of medieval India give permission to the Portuguese to build a fort at भटकल? यार मैंने 99 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक छोड़ दिया था, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर भी ऑल्दो कट ऑफ से काफ़ी अच्छे नंबर थे, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर थे, लेकिन मेरा जो इंटरनल लर्निंग थी, गट फीलिंग थी, वो कर रही कि इसका आंसर होगा कृष्णदेवराय, जो कि आंसर था। तो मुझे कैसे लगा क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यूपीएससी का एक फेवरेट है, कुछ टॉपिक उनके ज़्यादा फेवरेट है। जैसे हमने कल बात की थी फ्यूल सेल, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज में कुछ सवाल हैं उसी टाइप के हमेशा आएंगे, साइकिल पे, फिर कार्बन साइकिल, इन सब पे। उसी तरह कृष्णदेवराय, अकबर, ये सब सवाल इनके फेवरेट है, इस पे अक्सर सवाल बनाए जाते हैं इससे जुड़े हुए इनके आसपास। तो यही करते ये आंसर को मैंने छोड़ दिया, लेकिन आंसर यही था। ये उत्तर कन्नाडा एरिया में है, लेकिन अब इन सब राजाओं के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। नरसिंह तुलु ये भी विजयनगर डायनेस्टी के थे। कृष्णदेवराय तो थे ही, ये नहीं थे, ये अलग है, आदिलशाही डायनेस्टी के हैं। तो अभी देखिए कहाँ किस एरिया का है, बामनी किंगडम आसपास का, विजयनगर का आसपास का, इन सब के बारे में अक्सर सवाल आते रहते हैं। विजयनगर तो यूपीएससी का फेवरेट है, कृष्णदेवराय भी फेवरेट है, विजयनगर भी फेवरेट है। तो आपको इस टाइप से ना कई बार अगर नहीं आ रहा है, गट फीलिंग कर रहा है, तो कई बार वो एक्वायर्ड लर्निंग होती है, सालों की लर्निंग होती है, तो उसको इग्नोर मत करिए। ऑलवेज लिसन टू योर इंस्टिंक्ट को हमेशा आप लिसन करिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं आता है कि बॉडी ने लर्न किया उसको सालों से। अगले सवाल में हम आते हैं, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस अंडर द, देखिए इसमें जो एक फ़नी कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर बात करूँगा। ये कॉन्सेप्ट था एक बांकेलाल के, वो कौन थे? बांकेलाल एक कॉमिक्स का कैरेक्टर है जिसको श्राप मिला था, कर बुरा सो हो भला। तो ये किसी का भी बुरा करता था ना, उसको श्राप मिला था भोले बाबा का कि वो सही हो जाता था, उसका अच्छा हो जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या इसका मतलब, इस कॉन्सेप्ट को फ़नी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि ब्रिटिश हमेशा बुरा ही किए हैं लोगों का, अच्छा इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। रेलवे भी बना तो उसमें हमने बुराई खोज ली कि अपने फ़ायदे के लिए लाए थे, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो कि बात सच है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, तो ये मान लें कि ब्रिटिश सिर्फ बुरा करेंगे तभी हमारा भला होगा। हमारा भला कैसे होगा? नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश की हमेशा नेगेटिव बातें ही देखिए, कि ब्रिटिश नेगेटिव काम किए सच। अगर लिखा जाए कि ब्रिटिश ने एम्पायर बना दिया इंडिया को, 100 साल आगे ले आया, तो गलत है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि वो मर्केंटल, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, उस पर नहीं आएंगे हम, मर्केंटलिज्म के ऊपर। वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे आए थे ना, तो उनका फ़ायदा और हमारा फ़ायदा एक नहीं हो सकता था, लेकिन उस तरह में जो मर्केंटलिज्म की जो कॉन्सेप्ट, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। एक का फ़ायदा होगा, दूसरे का नुकसान ही होगा, ठीक है। साइमल्टेनियस वेल्थ जनरेशन नहीं होती ऐसे। तो ब्रिटिश अपना फ़ायदा करने आते तो हमारा नुकसान कर रहे थे। तो ब्रिटिश कभी मैक्सिमम जो भी ब्रिटिश से जुड़ी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव होंगी, और इंडियन गवर्नमेंट जो करेगी पॉजिटिव होंगी इंडियन लोगों के लिए। तो कर बुरा सो हो भला, ब्रिटिश गवर्नमेंट बुरा ही करेगी। स्टेटमेंट अगर बुरा दिया तो वो स्टेटमेंट सही है, तो हमें +2 मिल जाएंगे। अंडर रोई तोवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो दिक्कत थी इसकी। तो नॉलेज अलग है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि अच्छी अच्छी बातें की है भाई, कहाँ इतना अच्छा काम किया था। हम लोग सोने की चिड़िया नहीं होती वापस, नहीं है। जीडीपी हमारा वर्ल्ड का 25% था 1600 में, यहाँ पे सिर्फ 4% हो गए। जब वो गए, क्या अच्छा किया भाई? अच्छा किया तो ऐसा होता नहीं था ऐसा।
दूसरा स्टेटमेंट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही विल बी रिमूव फ्रॉम, ये था सनसेट क्लॉज था, उसमें सनसेट क्लॉज भी था। ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आता है हमारा, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल्स मतलब होता है कहानियाँ। वैसे वर्ड का मतलब ना पता चले ना, तो ऊपर इंग्लिश हिंदी में लिखा होता है, उसको देख लिया करिए आप। कहानियाँ, तो हमारा जो फिलॉसफी है, जो धर्म है, हर चीज़ कहानियों के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो कैसे कैसे हो सकते कहानियाँ ना हो, गलत स्टेटमेंट है ये। दूसरा, उपनिषद वेर कंपोज अर्लियर देन पुराण्स। देखिए जो वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे पास ना, 4 वेद हैं, और वेद के अंदर उपवेद होते थे, उपनिषद होते थे, जैसे कि बृहद बृहद आरण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है, या कठोपनिषद जिसमें कहानी थी नचिकेत की। तो उपनिषद वेद के पार्ट थे, बहुत पुराने थे वेद, वेद बहुत पुराने हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिटरेचर हैं, उसी के पार्ट से उपनिषद, वो भी पुराने थे। तो ये स्टेटमेंट, और वैसे तो कई फेजेस में लिखे गए हैं उपनिषद भी और इवन पुराण भी, लेकिन ना जो यूपीएससी आंसर इसको मानेगी मेरे हिसाब से वो है तो करेक्ट मानेगी। हालांकि कई लोग लॉजिक देंगे कि बहुत बड़ी रेंज में लिखा गया है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ उपनिषद पहले ना लिखिएगा कुछ बाद में ना लिखिएगा, एक्सेप्शन खोजा जाता है, लेकिन इतना भी एक्सेप्शन यूपीएससी नहीं खोजती। ये लॉजिक जो है गलत है यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है, ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक गलत है, सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो लॉजिक है ना ये कभी हो ही नहीं सकता। कुछ ट्रिक मास्टर ऐसे बताएंगे, उसमें गलतियाँ ये है कि आप एकदम जो आपने जो ट्रिक बनाया है उसको हमेशा फॉलो करोगे, अपनी नॉलेज को और रीजनिंग पे काम नहीं करोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटीज़ में दिए गए हैं कि जनरली उपनिषद वेर ओल्डर देन पुराण्स, तो आप उस पर जाओ ना, इतना क्यों इसको सोच रहे हो। ये स्टेटमेंट यूपीएससी के हिसाब से टू ओनली ही होगा। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी होना चाहिए, लेकिन नहीं, बी होगा। ऐसे एक बार 2021 में सवाल आया था कि ट्रिब्यूटरीज कौन थी सबसे बड़ी वाली, एक ऐसा कुछ सवाल था जिसमें आंसर यूपीएससी ने सतलज दिया था और पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ने हर जगह इसको चेनाब बोला था। चेनाब इंडिया में मेन रिवर नहीं है, वो पाकिस्तान में है। और कौन सी मेन रिवर होती है, कौन सी माइनर रिवर होती है, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन है, कभी और करेंगे। लेकिन मुझे यही लगा था कि सतलज होगा, मैंने एग्जाम में वही मार्क किया था, वो सही था हर कोचिंग की यूपीएससी के हिसाब से, लेकिन हर कोचिंग उसको चेनाब बोली थी। तो आपको हर जगह नहीं जाना है, अगर आपका कुछ गट फीलिंग और नॉलेज कर रहा है, आपको ठीक ठाक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप उस पर भी जाइए। इस टाइप के सवाल फिर से आएंगे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसे कुछ कई बार आपके गलत भी हो सकते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट मेरे ऊपर गलत हो गया था, हमने बात की थी कल, लेकिन आप इस पे जाएंगे तो आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग फिलहाल। इंडिया इज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। देखिए मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ये कर लिया। क्यों? देखिए हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अरेबल लैंड है 10%, ठीक है, और वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम किसके, राइस के, वीट के, सेकंड थर्ड में हैं हम सब इन दोनों में, और भी में मिलेट में, पल्सेस में, बहुत सारे में हम लोग आगे हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतना ज़्यादा है, तो आप ये बोलो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है बैंकिंग में और उसमें अमेरिका ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो ग्रीन में हम लोग अमेरिका ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, चाइना के बाद, कई बार पहले भी हैं कुछ नंबर पे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम टॉप 2 टॉप 3 में आते हैं, बल्कि टॉप 2 हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम ना हों, हम हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, नॉलेज ना होने के बावजूद, एग्जैक्ट नॉलेज ना होने के बावजूद इस काउंसिल के बारे में हमने कर लिया ये। अगला है, ए कंट्री नीड टू बी मेंबर ऑफ आईजीसी फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड वीट। ये गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों है? जो छोटी छोटी कंट्री, मान लो मालावी को, लुआंडा को पैसा देना है, गेहूँ देना है, चावल देना है, जो उनके पास होता है, न्यूजीलैंड को देना, ऑस्ट्रेलिया को, या लाओस को देना, वियतनाम को। तो अगर वो वैसे भी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 42 मेंबर ही हैं, इसके बारे में ठीक आपको नहीं पता, लेकिन तो लॉजिकल नहीं है ना। लॉजिक हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है लॉजिक से बनती है, एक्सेप्शन कुछ होते हैं लेकिन जनरली लॉजिक से बनती है। तो स्टेटमेंट गलत है, आंसर हो जाएगा 1 ओनली। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट अफेयर्स का सवाल है, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो भी थोड़ा सा आसपास पहुंच सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हो। जैसे छऊ डांस है, ये पहले ही था 2010 में, दुर्गा पूजा 2021 में, गरबा भी हुआ है 2023 में, ये आंसर है। कुंभ मेला पहले था 2017 था आई गेस,
तो आपको थोड़ा कंटेम्प्रेरी पता तो कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। हु वर द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद। ये लूसेंट में दिया हुआ है। लूसेंट जैसी बुक्स पढ़नी चाहिए हिस्ट्री के लिए। लूसेंट के शुरू के 90 पेज हिस्ट्री दिए अच्छे हैं, उसको पढ़नी चाहिए। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, इनकी भी सवाल आ चुका है इंडिविजुअली, लेकिन इसका आंसर ये है। ठीक है। 62 with reference to the government of India Act 1935 consider the following statement. It provide for the establishment of all India Federation based on the union of British India province and princely state. ये स्टेटमेंट आई थिंक सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वेर कीप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। नहीं, फेडरल में दो थे, द यूनियन वो रिजर्व लिस्ट जो वाइस काउंसिल के पास था, और दूसरा था लेजिस्लेचर जो थी सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास नहीं था, ये डायरकी की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है आंसर। ये लुसेंट में भी है, स्पेक्टर में भी है। स्पेक्टर में तो अच्छे से दिया हुआ है। अगला सवाल है, इसमें से देखो 2-3 स्टेटमेंट रिपीटेड हैं। पीवाई देखिए बहुत सा टफ सवाल है, लेकिन स्टिल आप कर सकते हो अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो। थोड़ा सा एंशिएंट मेडल पढ़ लीजिए भाई साहब, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा। पढ़ने में टफ है, लेकिन एक बार तैयार हो गया फिर रिवीजन में टाइम नहीं लगता, थोड़ा टाइम इसको दे दीजिए। भास, इससे पहले एक बार और सवाल आ चुका था। भावभूति जो एनडीएलएस है ना, रेलवे स्टेशन, एनडीएलएस रेलवे स्टेशन के बाद जो रोड है ना, उसका नाम है भावभूति मार्ग। यूपीएससी वाले भी जाते हैं भाई, नई ट्रेन पकड़ते हैं तो पूछ लिए भावभूति कौन से क्या थे, प्ले राइट था आंसर। 2021 में आता ही है। ऐसे सवाल आते हैं। यूपी दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में जितने रोड है ना, अकबर रोड, ये सब रोड, ये हाकिम खान रोड, हाकिम अजमल रोड करोलवा के पास, ऐसे सब पे सवाल आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट लोगों के नाम पे रोड रखे जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। त्रिमूर्ति भवन एक है जिसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बना दिया, उस पर भी सवाल आ सकता है। इसमें से 2 चीज़ रिपीट हुआ है। महाभ्यास, ये लिखा है पतंजलि ने महाभ्यास लिखा है, पतंजलि। और दूसरा है काव्य अलंकार, ये लिखा है रुद्रता ने। ये देखिए, नहीं ये नहीं पता होगा, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने इसको पता चला ये पतंजलि का, तो काट दिया। दूसरा था नाट्य शास्त्र, ये मुझे पता था कि भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र बहुत पुरानी बुक है, ये डांस के ऊपर है, ये भी है। तो मुझे दो में से डाउट था, तो 2 में से पहले मैंने मध्यम वयोग पे गया था, जो कि सही आंसर था। ये भाष ने लिखा है, ये रुद्रता ने लिखा है। तो ये नई लर्निंग है, इसको पढ़िएगा आप, क्योंकि ये आगे का सवाल बन सकता है। अभी एक ऑप्शन अगले बार का सवाल होता है, लेकिन टफ सवाल था ये, बट स्टिल पीवाईक्यू किया तो आप इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल है 64। संघभूति कौन थे? एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century वाज ऑथर ऑफ ए कमेंट्री ऑन। किस बुक की कमेंट्री पे ऑथर था वो? दो परमपिता प्रज्ञ परमपिता, ये बुक है, ये नागार्जुन ने लिखी थी। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सारा बुद्धिस्ट पे ही है, तो उससे ही होगा। विशुद्धि मार्ग लिखा है बुद्ध घोष ने, ठीक है, ये लिखा है बुद्ध घोष ने। और अगला है श्रावस्तीवाद विनय, ये लिखा है हमारा, ये विनय पिटिका में दिया हुआ है। और ललित विस्तार लिखा है, ये बेसिकली ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, महायान बुद्धिस्ट का। इस पे एक बुक आई थी, लाइट ऑफ एशिया, ये लिखा था सर एडविन अर्नोल्ड ने, ठीक है। तो ये ऐसे था, अगर आपको इन सारी चीज़ों पता हो जाएगा तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे कि कौन सा ऑथर था इसमें। लेकिन इसमें भी 2 चीज़ से कि बहुत टफ सवाल था ये, ऐसे सवालों को छोड़ दोगे तब भी काम हो जाएगा। अगले सवाल पे हम आते हैं। रानी की वाव शांति निकेतन, होशाला का सेक्रेट इंसेम्बल और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी 2023 में इंक्लूडेड हुई है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को के? देखिए फैक्ट है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है तो आप आराम से इसको कर लोगे। इसका आंसर है शांति निकेतन और होशाला, तो ओनली 2। अगले सवाल पे आते हैं हम 66।
आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया अमेंड करने का, कैसे, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, ये सीधा स्टेटमेंट है। आसान सवाल है, आपको वर्ड पता है कॉन्स्टिट्यूशन के और पता होने भी चाहिए ढंग से। भाई आप आईएएस बनने जा रहे हो, आईपीएस बनने जा रहे हो, ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पता होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले बेटर पता होना चाहिए, वरना क्या ही मतलब। ऐसे सवाल नहीं गलत होने चाहिए, आसान सवाल है। अगला सवाल है, विच ऑफ द कंट्री आर फ्रिक्वेंटली मैंशन इन मीडिया फॉर द लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन। देखिए पहली बात तो है कि जापान, जापान में सब जानते हैं जापान होगा, तो जापान आंसर होगा इसका पहला। दूसरा, साउथ कोरिया, जापान के पास वहाँ बेस है। साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन काफ़ी है, नहीं। नाइजीरिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका की। और लागोस सेकंड, अबूजा वैसे कैपिटल है बट लागोस ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो ये आंसर नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में। तो आंसर इसका, तो काट दो इसका, 3 और 5 काट दो, और 2 और 4 तो सही है ही। 1 इटली और जर्मनी, इसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो ये भी सही है। आंसर इसका ए। तो कैसे आप पहले काट के पास आंसर क्या आ सकते हो, उसके बाद तो और आसान हो जाएगा। अगला है 68, मनी बिल के बारे में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने गलत किया इस नंबर के ऊपर। इस नंबर के ऊपर भाई लोगों को आर्टिकल नहीं पता है। स्टेट पीसेस वालों को रटे होते हैं, एसएससी वालों को आर्टिकल रटे हैं, यूपीएससी वाले ने रटना छोड़ दिया। बट मेजर आर्टिकल्स याद होने चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है, मनी बिल के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजन 109 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। सही बात है, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा नहीं होता वहाँ पे। राज्यसभा कैन इधर अप्रूव बिल और सजेशन, रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये भी सही है। अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा कैन बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, कैन बी, कैन बी, पर वो अमेंडमेंट कर नहीं सकता ना, वो बस सजेस्ट कर सकता है। बट इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन है भी नहीं, तो आप आंसर हमारा हो गया सीधे सी। वैसे भी यहाँ पे क्या नहीं है पूछा है, कैन भी होता फिर भी आंसर होता है पूछा है। जैसे हमने तो असर्टिव है, बहुत ज़्यादा असर्टिव है, सीधे पूछा गया कि कर सकता है कि नहीं कर सकता, है थोड़ी है ऊपर, तो वरना तो ये स्टेटमेंट इसका काउंटर हो गया ना, तो इसका काउंटर हो गया, तो ये सही होगा तो ये सही नहीं होगा, ये सही होगा तो ये सही होगा, 1 2 3 आंसर है इसका। कैन थोड़ा ना हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, जैसे अभी मैं पढ़ते पढ़ते इसको हैव को कैन पढ़ लिया, पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा 30-40 मिनट के बाद दिमाग हमारा डाइवर्ट करने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता है, तो ऐसे में सवाल गलत हो जाते हैं। कैन को हैव पढ़ लोगे सारे सवाल गलत, अगर ऑप्शन होता 1 2 3 4 तो मैं टिक कर देता तुरंत, लेकिन था नहीं। और एग्जाम में मैंने ज़्यादा ध्यान से पढ़ता आदमी, तो ना हमेशा से आप कैजुअल एटीट्यूड के साथ पेपर अटेम्प्ट करोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमेशा ना एक्टिव मूड में रहना पड़ेगा हमें, पानी पीते रहिए, चॉकलेट ले जाए वो खाते रहिए, लेकिन हमेशा फोकस बनाए रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, वरना ये गलती से आपको लॉस दे सकती है। देखिए ये बहुत टफ सवाल है, ये टफ सवाल है, लेकिन ये सीडीएस में आ चुका है, तो जो जिस आदमी ने सीडीएस के पेपर भी दिए हैं, सीडीएस सीएपीएफ या पहले एनडीए, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है, आम लोगों के लिए आसान नहीं है। स्टिल इस टाइप के सवाल आ रहे हैं, 2-3 हमने सवाल देखे कि सीडीएस लेवल के, एनडीए लेवल के क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में डालता है, सीडीएस के यूपीएससी में, यूपीएससी के सीडीएस में, सीडीएस के जियो साइंटिस्ट में। तो पहले यूपीएससी करिए, इसका टाइम ले तो बाकी सब देखिए, लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है, तो हम देखते हैं इसमें क्या सही है। ब्रिगेडियर के बराबर होता है एयर कमोडोर, सही बात है, इसके बराबर होता है कॉमोडोर। कमांडर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती मेरे ख्याल से नेवी में, कॉमोडोर होता है, तो पहला गलत है। मेजर जनरल एमजे, ये होते हैं एयर चीफ मार्शल के बराबर, इसमें होते हैं एयरफोर्स में, और इसमें होते हैं रियर एडमिरल, नॉट वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल होते हैं, ये भी गलत है। अगला है मेजर, मेजर के सामने स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये सही है। अगला लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके अगेंस्ट होता है विंग कमांडर, विंग कमांडर। वीर ज़ारा जो मूवी थी उसमें शाहरुख खान जो थे वो विंग कमांडर थे, विंग कमांडर, कैप्टन विंग कमांडर थे वो, वीर प्रताप सिंह। इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ये लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के बराबर थे। ऐसी बातें कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो पॉप कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है, हमें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, तो ऐसा ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही लिंक करके याद करता हूँ उसको। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, चौथा गलत है। आंसर हमारा आ गया 3 ओनली।
और उसी लेफ्टिनेंट कर्नल की इक्विवेलेंट होता है कमांडर। यहाँ पे कैप्टन छोटी रैंक है। अगला नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में अमेंड करके NEC 2002 को। ये इसमें क्या क्या होता है, गवर्नर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट स्टेट होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट स्टेट होता है, 3 मेंबर बाय नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होता है, होम मिनिस्ट्री होता है। इसका आंसर हो गया ऑल। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव ए गुड डे, स्टडी हार्ड।